हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। आज है 22 फरवरी 2022। देखिए कितना संयोग है, 22 और 22। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 21 फरवरी और 22 फरवरी दो दिनों के करंट अफेयर का। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है। वो होता है फरवरी 21 को। तो फरवरी 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होता है, इसमें क्या है कि आप अपनी मातृभाषा, मातृभाषा वो नहीं है जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है या फिर आपके राष्ट्रभाषा है। वो है जो आप अपने बचपन से घर में सीखते हैं। जैसे कोई हरियाणा से है तो हरियाणवी, पंजाब से पंजाबी, बंगाल से बंगाली, गुजरात से गुजराती। तो ये याद रखना है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी बता देता हूँ, जो ये लैंग्वेज है हमारे संविधान में शेड्यूल 8 में रखी गई है और आर्टिकल 343 से लेके 351 तक रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये लैंग्वेज है, पहले जो बेसिक लैंग्वेज थी 14 थी हमारे संविधान में। फिर 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी को ऐड किया गया। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। फिर चार लैंग्वेज और ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और अब हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आपने याद रखना है 22 भाषाएं हैं। और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और अब 2022 की साल चल रही है। देखो कितना अच्छा संयोग है। अब चलते हैं पहली न्यूज़ पे। मिड डे मील स्कीम जो है हमारे स्कूलों में चलाई जा रही है, जिसमें कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फ्री खाना दिया जाता है। पहले इसमें दो चीज़ें मिलती थी, चावल और गेहूं। अब बाजरा को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी बच्चों को पोषण दिया जाए और कुपोषण से बचाया जाए। आपको पता है कि बाजरा एक प्रॉपर फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इससे बच्चों में पोषण आता है और कुपोषण को भगाया जाता है, सुपोषण की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। बाजरा एक बहुत ही मजबूत फूड है। जो इसको खाता हो वो बहुत ही सेहतमंद रहता है और ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसको मोटे अनाजों में गिना जाता है। तो आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। और यह काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान चलाया था। और इस पोषण अभियान के तहत क्या था, उन्होंने कहा था कि जो बच्चियां और महिलाएं हैं और स्टूडेंट हैं स्कूलों में जाने वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुपोषण दिया जाए, इसलिए चलाया था। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किस फसल को या किस खाने को, सॉरी फसल नहीं, किस खाने को अभी जो पीएम पोषण अभियान के तहत मिड डे मील स्कीम में ऐड किया गया है। तो इसमें बाजरे को ऐड किया गया है। ठीक है। इलोन मस्क आपको पता है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वर्ल्ड में, जो कि स्पेस में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं खुद के दम पर। तो इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये भी पूछ लेंगे स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो इलोन मस्क की है। इन्होंने अभी क्या किया था, स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें क्या था, स्टारलिंक प्रोजेक्ट में ग्रहों और तारों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट था, यानी इनको आपस में इंटरलिंक किया जाना था। लेकिन यह प्रोजेक्ट गायब हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट अभी गायब हुआ, तो स्टारलिंक का भी उसमें नाम होगा। और आपने याद रखना है, ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट इलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट का था, जो कि स्पेस एक्स कंपनी है इलोन मस्क की, उसका। और यह प्रोजेक्ट क्यों गायब हो गया, जियो मैग्नेटिक स्टोरम, यानी पृथ्वी चुंबकीय तूफान आते हैं। और जब ये तूफान अपने ओर खींचते हैं किसी को, तो इनमें जो भी सैटेलाइट होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के बेस पे वो चले जाते हैं जहाँ पे उनको मतलब सेटल करना होता है, वहाँ से दूर चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और यही स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ हुआ है। रीजन अगर पूछ लें स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्यों गायब हुआ, तो पृथ्वी चुंबकीय तूफान या जियो मैग्नेटिक स्टोरम के कारण ये गायब हुआ है। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और हर न्यूज़पेपर, द हिंदू और एक्सप्रेस टाइम्स, ये सभी में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अफगानिस्तान से आने वाले सिखों और हिंदुओं का स्वागत किया खुद किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये देखिए
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और जो सिख अफगानिस्तान से आ रहे हैं, देखो उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये खुद भी एक अफगानी ड्रेस में है, जो एक अफगानी इंसान की ड्रेस होती है उसमें है ये। और देखो पीएम वेलकम्स होम में टीम ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख्स। तो मतलब जो हिंदू और सिख हैं वहाँ के, वहाँ से जो अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। तो इस पे क्वेश्चन बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। अफगानिस्तान से जो हिंदू और सिख आए हैं वो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आए। देखिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया था ना, उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कि इसके तहत 3 देशों से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से 6 समुदाय भारत में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री हैं और वहाँ पे ये 6 समुदाय माइनॉरिटी में हैं और अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भारत में आ सकते हैं। ये 6 समुदाय हैं, हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और बौद्ध है। ये 6 समुदाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आ सकते हैं। और ये जो संशोधन किया था 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में, जो बेसिक अधिनियम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 वाले में किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता अधिनियम है। यानी जो सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो भारतीय संविधान के पार्ट 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो खुद वेलकम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब जो अगली न्यूज़ है इसी से तो पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत हंसी भी आई। मतलब कितने बड़े बड़े फ्रॉड होने लग गए और ये ऐसे ही बच के निकल के जा रहे हैं। ये है ऋषि कमलेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब जो है ये मतलब इन्होंने क्या किया अभी, 22,846 करोड़ की चपत लगा दी है, यानी घपला किया गया है। और इनके द्वारा ये जो घपला है 28 बैंक एलआईसी में किया गया। इन्होंने एलआईसी को भी नहीं छोड़ा और आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी सब बैंकों को इन्होंने लपेटे में ले लिया। और घपला देखो कितना किया, 22,846 करोड़ का घपला। और अब तक का यह सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने के कि 28 बैंक में और एलआईसी में घपला करने वाला कौन पर्सनैलिटी है, तो वो है ऋषि कमलेश अग्रवाल। और ये सुरक्षित भाग गए हैं। और इनकी कंपनी पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी थी, तो इनकी एबीजी शिपयार्ड थी। ये एबीजी शिपयार्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसको याद रखना। ये मतलब शिप बनाती है, जो कि जहाज़ होते हैं उनको बनाने की कंपनी थी। और सूरत गुजरात में इसका हेडक्वार्टर था। और सीबीआई को ये काम सौंपा गया इसको पकड़ने का और तहकीकात करने का। ये देखो ये ऐसे शिप यार्ड इनकी कंपनी थी और ये शिप इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। और ये है कमलेश अग्रवाल, जिन्होंने अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है 22,846 करोड़ का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। एफटीए डायरेक्ट पूछेंगे, बहुत से क्वेश्चन पेपर में अभी क्वेश्चन पूछे गए कि लेटेस्ट मुक्त व्यापार समझौता भारत ने किस देश के साथ किया। तो अभी जो किया गया है लेटेस्ट वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इंडिया के बीच में हुआ। ये एफटीए क्या होता है, इसमें ये होता है कि दोनों तरफ के व्यापार में कर की छूट दी जाती है। जो टैरिफ और टैक्स लगाए जाते हैं आयात निर्यात पे, उनको हटा दिया जाता है। और जो दोनों तरफ के व्यापारी हैं और जो दोनों तरफ के मध्यम वर्ग हैं और जो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आम जनता को बहुत फ़ायदा होता है और दोनों तरफ की सरकार को भी बहुत फ़ायदा होता है। और ईजिली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में चीज़ें, पहले जो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो ये होता है मुक्त व्यापार समझौते का फ़ायदा। और अभी यूएई के साथ हमारा हुआ है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई है, इस ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, आपको पता है 2019 में और 20 में, अब से ये फिर चर्चा में आ गई है। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। आइए आपको सबरीमाला मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये है सबरीमाला टेम्पल, यहाँ पर है, देखो ये बिल्कुल दिखा रखा। और जो ये सबरीमाला टेम्पल है ना, इसके पास में पेरियार टाइगर रिजर्व, आपने याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलते हैं अभी न्यूज़ पे। केरल में क्या किया, सबरीमाला मंदिर को वित्तीय कंपनियों द्वारा विकसित और संभाला जाएगा। यानी जो अब सबरीमाला टेम्पल है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और उसको किसी फर्म को सौंपा जाएगा और उस फर्म, वही फर्म उसका विकास करेगी
और वही फर्म देखेगी कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, यानी कि इसको और ज़्यादा प्रबंधन, साफ सफाई, इसमें रहन सहन, आना जाना, मैनेजमेंट सिस्टम पूरा का पूरा अच्छे से और अच्छे से किया जाए, इसीलिए इसको वित्तीय कंपनियों को दे दिया गया है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यह सबरी माता को समर्पित है, जिसका रामायण में जिक्र होता है, लेकिन उसको समर्पित नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और इजीली लोग इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। पर आपको याद रखना है, केरल का सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, यानी भगवान अयप्पा का मंदिर है ये। इसके पास ये भी पूछ लें कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व है इसके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या क्यों चर्चा में था ये, क्योंकि इसमें महिलाओं का जाना प्रतिबंधित कर दिया था, वो भी 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं का, क्योंकि इस समय में उनमें रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो होती है महिलाओं में, इस करके यहाँ पर इनका जाना बैन था। महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि यह जो हमारे संविधान में महिलाओं को मौलिक अधिकार मिले हैं, 15 आर्टिकल में मौलिक अधिकार है असमानता के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी भी पुरुष या स्त्री से जेंडर के बेस पर कोई असमानता नहीं बरती जाएगी। जबकि इस मंदिर में प्रवेश ना देकर इस आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया जा रहा है और महिलाओं से असमानता बरती जा रही है। और साथ में महिलाओं ने ये भी कहा था कि जो राइट टू लाइफ है, 21 में जीवन जीने के अधिकार को भी उल्लंघन किया जा रहा है, और 25 में भी एक अधिकार है जो कि धार्मिक अधिकारों के तहत आता है कि आप किसी भी धर्म स्थल पर जा सकते हैं और अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये भी आर्टिकल 25 में हमारे मौलिक अधिकारों में है। तो इसका भी उल्लंघन बताया था महिलाओं ने और अपना हक मांगा था कि उनको इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। और जो कोई भी मतलब सुनवाई होती है ना, तो ये इतना मुद्दा छा गया था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस था, और कॉन्स्टिट्यूशनल केस की सुनवाई मिनिमम 5 जजों की बेंच करती है, और इन 5 जजों की बेंच में एक महिला भी थी जो कि इंदु मल्होत्रा थी। और इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं कि सबरीमाला केस टेम्पल में कौन सी एक महिला भी थी। 4 महिलाएं दे देंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की इंदु मल्होत्रा भी इस केस में थी, जो कि एक महिला थी, आपने याद रखना। इससे रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा 2023 में। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि 2023 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। डायरेक्ट पूछ लेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भारत अध्यक्षता करेगा, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। या ये भी पूछ सकते हैं भारत कब करेगा, तो 2023 में। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे पहले हमें इसकी अध्यक्षता कब मिली थी, तो हमें 1900, ये एक फैक्ट थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, आप इसको ठीक कर लेना, छोटा सा फैक्ट है और आप खुद भी ठीक कर लेना इसको। तो 1983 में इसको भारत को इसकी अध्यक्षता मिली थी, और भारत के लिए यह अभी एक महान उपलब्धि है। और जो इसका मतलब मैनेज करने का, होस्ट करने का जो ऑफिस बनाया जाएगा वो मुंबई में बनाया जाएगा, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। और ये न्यूज़ तो दिन पर दिन धड़ल्ले से फैलती ही जा रही है, पूरे वर्ल्ड ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। इस पे 1,00,000% चांस है कि क्वेश्चन जरूर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे इतनी चली गई, और इंडिया लेवल पे तो सोचो कितना मुद्दा उछल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन यानी इस्लामिक सहयोग संगठन एक इस्लाम को बचाने के लिए या इस्लाम की सेवा के लिए एक संगठन है, या इस्लाम से जुड़े हुए देशों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संगठन है, इस्लामिक सहयोग संगठन। इसने क्या किया कि कर्नाटक के मुद्दे पर जो हिजाब है, यानी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने का पूरा हक है, और इसके साथ ही वो एजुकेशन भी ले सकती हैं, इस मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी की है और कहा है कि भारत को इंसानियत का सबूत देना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को उनके हक देने चाहिए। और साथ ही इस्लामिक सहयोग संगठन इस मुद्दे को राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल में ले गया है, जो मतलब कि यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन की एक मतलब ब्रांच है, जिसको बोलते हैं मानवाधिकार परिषद। तो आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। जो यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार परिषद है उसमें इस मुद्दे को कौन ले गया, तो इस्लामिक सहयोग संगठन ले गया। या ये भी पूछ सकते हैं
कि किस ब्रांच में, यूनाइटेड नेशन की किस ब्रांच में इस मुद्दे को उठाया गया है इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा, तो वो उठाया गया है मानवाधिकार परिषद में या मानवीय अधिकार परिषद में इसको उठाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केस कर दिया भारत के ऊपर इस्लामिक सहयोग संगठन ने कि भारत में महिलाओं के हक सुरक्षित नहीं है और उनको उनके हक मिलने चाहिए। ये ओआईसी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया और अब तो ये कनेक्ट भी हो गया, मुद्दों से जुड़ गया है, तो इस पे क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है ये क्या है। तो इस्लामिक सहयोग संगठन इस्लाम देशों को एक करने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी, और 1972 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। इसमें टोटल 57 देश हैं, याद रखना इस देशों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये बना था इसमें 30 देश थे और अब इसमें 57 देश हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेद्दा में है, ये भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जेद्दा कहाँ पर है? सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरब में जो जेद्दा है वहाँ पर इस्लामिक सहयोग संगठन का हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है। एक और जो अगली न्यूज़ है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है। इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो महान रिकॉर्ड हैं वर्ल्ड के वो तैयार किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडिया की अटल सुरंग को ऐड किया गया है, क्योंकि 10,000 फीट से ऊपर की सुरंग में ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। हमारे देश के लिए एक प्राउड की बात है। ये देखिए, ये है अटल सुरंग, ये मैंने फोटो भी डाला, ये इस तरह से बनी है। इसने 4 घंटे के रास्ते को शॉर्ट करके 15 मिनट का रास्ता बना दिया है। तो याद रखना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडिया की अटल सुरंग को मिलाया गया है। और ये क्यों ऐड की गई है? इसलिए ऐड की गई है क्योंकि ये 10,000 फीट से ऊपर की जो वर्ल्ड में सुरंग है उनमें सबसे लंबी सुरंग है, ये भी आपने याद रखना है। और यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई थी। जो ये बॉर्डर के आसपास की जितनी सुरंग हैं, टनल हैं या रोड हैं, ये सब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। ठीक है, और पीर पंजाल ये रेंज में भी पूछ लेते हैं। अभी एचसीएस में भी क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस में भी, एचपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये जो सड़क हैं या दर्रे हैं या ये मार्ग है किस रेंज में है। तो ये पीर पंजाल रेंज में है, जो कि हिमालय में है, हिमालयन एरिया में है, और रोहतांग दर्रे में स्थित है। ये दर्रा भी याद रखना, रोहतांग पास में है ये सुरंग। और यह मनाली को लद्दाख से जोड़ती है, यानी ये रास्ता जो जाता है मनाली को लद्दाख से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभी क्या हुआ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक दूसरे से सहमत हुए। यूक्रेन क्रीमिया का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है और दो बड़ी शक्तियां हैं जो यूएसए और रशिया इसमें भिड़ने को एक दूसरे से तैयार बैठी हैं। विश्व चाहता है इसको आसानी से और प्यार से शांति से सुलझाया जाए। इसी में एक पहल की गई है। व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति मैक्रोन यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक दूसरे से मिलेंगे और सहमत होंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अभी क्या हुआ? कोविड-19 हो गया। तो आपको ये पूछ लें, अभी किस देश की सर्वे सर्वा को कोविड-19 हुआ है? तो ब्रिटेन की महारानी को हुआ है, एलिजाबेथ को। ठीक है, द्वितीय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसे क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। तो ये था आज का और कल का डिस्कशन 21 फरवरी और 22 फरवरी का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।